चैप्टर्स 2305, 2306, 2307, 2308 चैप्टर स्टार्ट। ए फ्लैट इससे कैसे निपटे? फॉर्मेशन तो टूट चुका है, अब हम सिर्फ रूमर केज पर हाई डिपेंड कर सकते हैं। लिन जियानजिंग आखिर करना क्या चाहता है? अगर वो एंटी फैंग अलायंस या वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ से आने वाली मदद का इंतजार कर रहा है तो उसी सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। वान जी होंग, प्रिंस फंग जियान, जो जोंगशिन, रेड हार्ट ट्रैवलर और 9 स्पिरिचुअल फेरी लिन जियानजिंग के पीछे पीछे जाते हुए आपस में चुपके से बात कर रहे थे। लिन जियानजिंग के तरीके अजीब तरह से बेहतरीन थे, जिन्होंने पांचों इमॉर्टल्स का प्लान बर्बाद कर दिया था। सिर्फ एक किलर मूव, स्वॉर्ड ची टेक्स फॉर्म से उसने उन्हें इतनी देर तक बेवकूफ बनाए रखा, जिससे हेवनली कोर्ट के ये इमॉर्टल्स खुद पर शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। लिन जियानजिंग के असली शरीर ने उस वक्त का इस्तेमाल हेवनली कोर्ट के फॉर्मेशन को तबाह करने में किया। इससे हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स को एहसास हुआ कि उनके बैटल प्लान में एक गलती थी, उन्हें फॉर्मेशन की हिफाजत के लिए एक आदमी को वहां छोड़ना चाहिए था। असल में अस फॉर्मेशन में ऐसी काबिलियत थी कि वो अपना बचाव कर सकता था और मैसेज भी भेज सकता था। अगर अस पर हमला होता तो मैसेज भेजा जाना चाहिए था। भले हाई पांचों हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स रूमर केज के अंदर उन्हें रिमाइंडर मिल सकता था। रूमर केज बैटलफील्ड अंदर और बाहर की दुनिया को अलग कर देता था। अंदर के लोग तो ट्रेजर येलो हेवन से भी कनेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन ये मैसेज सीधा रूमर केज तक पहुंचता और एक वार्निंग के तौर पर उसमें हल्की सी वाइब्रेशंस पैदा करता। इस वक्त पांचों इमॉर्टल्स को पता चल जाता कि फॉर्मेशन तबाह हो रहा है और वो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते और कुछ लोगों को उससे डील करने के लिए भेजे देते। लेकिन लिन जियानजिंग के तरीके लाजवाब द उसने चुपके से पूरा फॉर्मेशन तोड़ दिया और हेवनली कोर्ट के पांचों इमॉर्टल्स को खबर तक ना होने दी। लेकिन उसने हासिल किए हुए इमॉर्टल गुअन पांचों इमॉर्टल्स को सबके सामने लौटा दिए। ऐसी दरियादिली ने हेवनली कोर्ट के इन इमॉर्टल्स को भी प्रभावित कर दिया था। ऐसे हालत में जब लिन जियानजिंग ने बैटलफील्ड बदलने की बात की तो हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स इतने शर्मिंदा थे कि वो लिन क्लैन के पब्लिक ब्लेस्ड लैंड हेडक्वार्टर्स में और लड़ाई नहीं कर सके। ये है वो जगह। लिन जियानजिंग हवा में धीरे से रुका और हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स की तरफ मुड़ा। पांचों इमॉर्टल्स ने आसपास देखा। ये रेगिस्तान ऐसा ही था जैसा लिन जियानजिंग ने कहा था। ये एकदम बंजर था जहां जिंदगी का कोई निशान नहीं था और लड़ाई के लिए बिल्कुल आदर्श था। लिन जियानजिंग, अगर तुम विरोध नहीं करते तो मैं अपनी जान की गारंटी देता हूं कि तुम्हारी जिंदगी बचा ली जाएगी, रेड हार्ट ट्रैवलर ने एक आह भरते हुए कहा। लिन जियानजिंग ने तंज कसा। अगर कोई अचानक तुम्हारे घर में घुस आए और तुम पर वो इल्जाम लगाए जो तुमने किया ही नहीं, यहां तक कि तुम पर हमला भी कर दे, और उसके बाद कहे कि वो तुम्हारी जान बचाने जा रहा है, तो तुम क्या करोगे? इतनी बातें क्यों करनी है? रेड हार्ट ट्रैवलर जवाब देने ही वाला था कि वान जी होंग ने अचानक हमला कर दिया। वो एक पाल में गायब हुई और लिन जियानजिंग के पीछे आ खड़ी हुई। उसने अपने दास्तेज बैंगनी काले नाखूनों से लिन जियानजिंग की पीठ पर वार किया, जो बेहद पेन थे। वान जी होंग एक डिमोनिक इमॉर्टल थी जिसे हेवनली कोर्ट ने भारती किया था। उसमें जलालत की कमी नहीं थी और उसका अपना एक घमंड भी था। लिन जियानजिंग ने स्वॉर्ड ची टेक्स फॉर्म से इतनी देर तक उसके साथ खिलवाड़ किया था, वो पहले से ही गुस्से में थी। इस वक्त उसने वही फ्लावर थॉर्न स्टैब इस्तेमाल किया, लेकिन 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ। तुम्हारा जिस्म मांस और खून का बना है, देखती हूं तुम कब तक इसका सामना कर पाते हो। वान जी होंग की आंख में एक खतरनाक रोशनी चमकी, लेकिन अगले हाईपैल एक जोर का धमाका हुआ। जब तक वान जी होंग को होश आता, उसने पाया कि वो बहुत दूर जा चुकी थी। वो सिर्फ लिन जियानजिंग की पीठ देख सकती थी जो अभी उसके इतने करीब था, और ज्यादा दूरी की वजह से वो उसकी हथेली जितना छोटा दिख रहा था। क्या हुआ? ये कौन सा किलर मूव है? वान जी होंग के मन में ये ख्याल आया ही था कि एक तेज दर्द ने यूएस पर हमला कर दिया। उसने खून थूका और डर के मारे देखा कि उसका डिफेंस किलर मूव लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका था। आखिर ये मूव था क्या? दूसरे हेवनली कोर्ट गु इमॉर्टल्स भी बेहद हैरान थे। लिन जियानजिंग का तरीका बहुत तेज था, हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स यूज ठीक से देख भी नहीं पाए। जो जोंगशिन तेजी से पीछे हटा और थोड़ी दूरी बना ली। 9 स्पिरिचुअल फेरी ने हालांकि खुद को एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट में बदला और लिन जियानजिंग पर हमला कर दिया। ऐसे हालत में एक मजबूत और तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गु इमॉर्टल दुश्मन को परखने के लिए सबसे बेहतर विकल्प था। बूम! लेकिन एक जोर के धमाके के साथ 9 स्पिरिचुअल फेरी भी दूर जा गिरी। उसकी कम से कम 3 पसलियां टूट गई थी। इस बार
दूसरे हेवनली कोर्ट गू इमोर्टल्स किलर मूव को हल्का सा देख पाए थे। ये एक स्वॉर्ड पाथ किलर मूव था जो स्वॉर्ड की से बना था और इतना तेज था कि उस नंगी उंग से पकड़ना लगभग नामुमकिन था। अपने इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स के साथ भी वो उस बस थोड़ा सा ही देख पाए। इस मूव का नाम है स्वॉर्ड ची लाइटनिंग रो, कृपया इसका आकलन करें। लिन जियानजिंग ने पलटवार करने से पहले कहा। बम बम बम। जोर के धमाके बार बार गूंजे। हेवनली कोर्ट के पांचों इमोर्टल्स को असल में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। जाहिर है लिन जियानजिंग ने सिर्फ अपने स्वॉर्ड ची लाइटनिंग रो किलर मूव का इस्तेमाल नहीं किया, वो बीच बीच में स्वॉर्ड ची टेक्स फॉर्म का भी इस्तेमाल कर रहा था। स्वॉर्ड ची टेक्स फॉर्म किलर मूव नाजुक और गहरा था, जबकि स्वॉर्ड ची लाइटनिंग रो तेज था, बेहद तेज। इतना तेज कि हेवनली कोर्ट के पांचों इमोर्टल्स यूज ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। कुछ देर के लिए वो सिर्फ डिफेंसिव तरीकों से ही उसका सामना कर सके। लिन जियानजिंग के पास ऐसी तकनीकें भी हैं। मुझे प्रोटेक्ट करो, जो जोंगशिन ने चुपके से अपना संदेश भेजा। रेड हार्ट ट्रैवलर तुरंत उसके सामने आ गया और मजेस्टिक ब्लड लाइट एक्टिवेट कर दिया। खून की रोशनी एक गोले जैसी थी जिसने रेड हार्ट ट्रैवलर और जू जोंगशिन को पूरी तरह से ढक लिया। जो जोंगशिन ने अभी कुछ सांसों तक ही अपना मेथड तैयार किया था कि लिन जियानजिंग को इसका एहसास हो गया। लिन जियानजिंग ने यूएस खून के गोले की तरफ इशारा किया। एक पाल में कम से कम 3 स्वॉर्ड ची लाइटनिंग रो ने हमला किया और इस खून के गोले को तेजी से नाश्त कर दिया। लेकिन जो जोंगशिन जोर से हंसा, तुम जाल में फंस गए। उसने अपनी तैयारी पहले ही पूरी कर ली थी और जानबूझकर देरी कर रहा था ताकि एक शक्तिशाली किलर मूव को एक्टिवेट करने का धोखा दे सके जिसे एक्टिवेट होने में लंबा समय लगता है। आखिरकार एक किलर मूव जिसे एक्टिवेट होने में ज्यादा समय लगता है वो अक्सर ज्यादा शक्तिशाली होता है। जो जोंगशिन इंफॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट करता था उसने मूव एक्टिवेट किया, लेकिन वो सीधे हमला नहीं कर सकता था। लेकिन अगर दुश्मन एक किलर मूव इस्तेमाल करता और इस मूव से ब्लॉक हो जाता तो ये दुश्मन के किलर मूव के बारे में जानकारी हासिल कर सकता था और जू जोंगशिन को एक चेतावनी दे सकता था। जो जोंगशिन को पहले ही चेतावनी मिल गई, उसने तेजी से इंफॉर्मेशन पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके इसका असर बाकी चारों इमोर्टल्स के साथ शेयर किया। लड़ाई की स्थिति में एक साफ बदलाव आया। पांचों हेवनली कोर्ट इमोर्टल्स ने आखिरकार अपने पैर जमा लिए और लिन जियानजिंग के साथ हमलों का आदान प्रदान शुरू कर दिया। लिन जियानजिंग का स्वॉर्ड ची लाइटनिंग रो किलर मूव बेहद तेज था, वो उनके रिएक्ट करने से पहले हाई टारगेट को हिट कर देता था। लेकिन लिन जियानजिंग को भी इस किलर मूव को एक्टिवेट करने के लिए समय चाहिए था। जो जोंगशिन का इंफॉर्मेशन पाथ किलर मूव जो जोंगशिन और बाकी सबको पहले ही चेतावनी दे देता जब लिन जियानजिंग स्वॉर्ड ची लाइटनिंग रोर की तैयारी शुरू करता। इस थोड़े से समय के मिलने से हेवनली कोर्ट के पांचों इमोर्टल्स बस जैसे तैसे रिएक्ट कर पा रहे थे। दोनों तरफ से घमासान लड़ाई हुई, लेकिन हेवनली कोर्ट के इमोर्टल्स सिचुएशन पर कंट्रोल हासिल नहीं कर पा रहे थे और अब भी लिन जियानजिंग अन पर हावी था। ये कैसे मुमकिन है? वो सच में इतना स्ट्रांग है? ये हमारी इंफॉर्मेशन से मैच नहीं करता। स्वॉर्ड ची लाइटनिंग रोर और स्वॉर्ड ची टेक्स फॉर्म पहले से ही कमाल के मूव्स हैं। उसकी कॉम्बैट अवेयरनेस तो और भी बेहतर है, मेरी सोच से कहीं आगे। हेवनली कोर्ट के इमोर्टल्स अंदर से हिले हुए थे। लिन जियानजिंग सिर्फ डू मूव्स के दम पर अन पर हावी नहीं था, उसने अपनी डरावनी ताकत भी दिखाई थी। दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग गू वर्म नहीं होता, ना ही सबसे पावरफुल किलर मूव, लेकिन हमेशा एक सबसे स्ट्रॉन्ग गू इमोर्टल जरूर होता है। लिन जियानजिंग नंबर 1 के आसपास भी नहीं था, लेकिन वो हेवनली कोर्ट के पांचों इमोर्टल्स से थोड़ा आगे निकल गया था। हमारे रास्ते अलग हैं और एक दूसरे को रोक रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। लिन जियानजिंग के पास ऐसी बैटल स्ट्रेंथ है, उस कमजोर करना होगा, तभी हमें रूमर केज इस्तेमाल करने का चांस मिलेगा। मुझे ट्री करने दो। पांचों हेवनली कोर्ट इमोर्टल्स ने जल्दी से चर्चा की। प्रिंस फंग जियान आगे आया। उसने चिंगारियों के गोले भेजे जिन्होंने कुछ ही पलों में पूरे बैटलफील्ड को ढक लिया। लिन जियानजिंग की उमड़ती हुई स्वॉर्ड ची अन चिंगा अरियोंग से जलने लगी और तेजी से कम हो गई। लिन जियानजिंग एक पैल के लिए चूक गया। उसका जरूरी इमोर्टल गू रैंक 8 स्वॉर्ड ची इमोर्टल गू था। चाहे स्वॉर्ड ची टेक्स फॉर्म हो या स्वॉर्ड ची लाइटनिंग रॉ, दोनों हाई स्वॉर्ड ची इमोर्टल गू को फाउंडेशन के तौर पर इस्तेमाल करते थे। प्रिंस फंग जियान के मूव ने उसकी स्वॉर्ड की को हाई जला दिया, जिसने उसके लड़ाई का आधार ही तोड़ दिया। लिन जियानजिंग की कम से कम आधी स्वॉर्ड की जल गई। एक पाल में उसकी ताकत तेजी से गिर गई। हेवनली कोर्ट के इमोर्टल्स ने इस मौके का फायदा उठाकर पलटवार किया। कई हमलों के बाद एक मौका बना जिसे 9 स्पिरिचुअल फेरी ने पकड़ लिया।
9 स्पिरिचुअल फेरी एक बैड एच विलो के पेड़ में बदल गई। उसकी शाखाएं एक अजगर की तरह लिन जियांजिंग के चारों तरफ लिपट गई और उस तने से बांध दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए जो जोंगशिन ने तेजी से रूमर केज बैटलफील्ड किलर मूव इस्तेमाल किया। ये देखकर कि लिन जियांजिंग एक बार फिर बैटलफील्ड किलर मूव में फंस गया है, पांचों इमॉर्टल्स का जोश बढ़ गया। लेकिन अगले हाइपैल 9 स्पिरिचुअल फेरी ने एक दर्दनाक चींक मारी। उसका बे के पेड़ वाला इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट रूप गायब हो गया और वो अपने इंसानी रूप में लौट आई। वो घबराहट में पीछे हटी, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। इस बार क्या हुआ? बाकी चारण हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स हैरान थे। संभाल के 9 स्पिरिचुअल फेरी को जो जोंगशिन ने शील्ड किया, उसके चेहरे पर अब भी हैरानी के साथ साथ हल्का सा डर भी था। लिन जियांजिंग ने बंधन तोड़ दिए और मुस्कुराया, उसकी ऑरा धीरे धीरे बढ़ने लगी। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स इस ऑरा को महसूस करते ही पीले पद गए। सूडो वेनरेबल, उसने सच में बहुत अच्छे से छुपाया था। वो असल में एक सूडो वेनरेबल है। इस मोड़ पर लिन जियांजिंग ने आखिरकार अपनी पूरी ताकत दिखा दी। पारदर्शी दूधिया सफेद धागे उसके चारों तरफ उभार आए। ये धागे बेहद तेजी से हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स की तरफ उड़े। स्वॉर्ड पाथ किलर मूव, स्वॉर्ड ची थ्रेड्स। ये वही मूव था 9 स्पिरिचुअल फेरी ने याद दिलाया। बाकी चारों हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स गंभीर द ट्रांसफॉर्मेशन पाथ 9 स्पिरिचुअल फेरी एक इमेमोरियल डेसोलेट प्लांट में बदल कर भी इस मूव से बुरी तरह पीती थी। वो लोग जाहिर है इसे हल्के में नहीं ले सकते थे। रेड हार्ट ट्रैवलर ने अपने सारे डिफेंसिव मेथड्स एक्टिवेट किए और सबसे आगे आकर इन धागों का सामना किया। उन धागों में ऐसी धार थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो सीधे काटते हुए निकल गए। अगर रेड हार्ट ट्रैवलर ने तेजी से रिएक्ट करके तुरंत दूरी ना बनाई होती तो शायद वो उन धागों से टुकड़ों में कट जाता। इस मूव को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। बाकी 3 हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स ने भी इस मूव की ताकत को परखा और इस नतीजे पर पहुंचे। धागों की धार अकल्पनीय थी, यहां तक कि शक्तिशाली हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स भी सिर्फ भाग और बच सकते थे। लिन जियांजिंग हिला नहीं, उसने और भी धागे भेजे जो धीरे धीरे पूरे बैटलफील्ड में फैल गए। पांचों हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स ने एक अजीब बात महसूस की। जिस बैटलफील्ड में वो लिन जियांजिंग को फंसाना चाहते थे, वो अब उनके खुद के बचने के रास्ते में रुकावट बन गया था। फ्लैट उन्हें एहसास हुआ कि लिन जियांजिंग ने बैटलफील्ड समय खरीदने के लिए नहीं बदला था। उसने इमॉर्टल गू इसलिए लौटाए द क्योंकि यूज विश्वास था कि वो अकेले ही उन पांचों से लड़ सकता है। उसने पांचों हेवनली कोर्ट इमॉर्टल से आमने सामने मुकाबला किया था। लिन जियांजिंग, तुम सच में हमें कम समझ रहे हो। रूमर केज कैंसिल करो, मुझे अपना सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड एक्टिवेट करने दो। नहीं, पहले मुझे जाने दो। इतने शक्तिशाली लिन जियांजिंग का सामना करते हुए पांचों हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स ने तुरंत रूमर केज कैंसिल किया और अपने सबसे शक्तिशाली किलर मूव्स इस्तेमाल किए। लिन जियांजिंग की मुस्कुराहट गायब नहीं हुई, उसने एक और मेथड एक्टिवेट किया। एक पाल में तलवार की रोशनी हर तरफ फैल गई। स्वॉर्ड पाथ किलर मूव, स्वॉर्ड लाइट डिसइंटीग्रेशन। बम बम बम। इस लड़ाई में लिन जियांजिंग ने अकेले 5 दुश्मनों को हरा दिया। उसने वान जी होंग को मार डाला, जो जोंगशिन, प्रिंस फंगजियान और रेड हार्ट ट्रैवलर को बुरी तरह घायल कर दिया, जबकि उनके पीछे हटने को कवर करने वाली 9 स्पिरिचुअल फेरी पकड़ी गई। इस लड़ाई के बाद लिन जियांजिंग का नाम पांचों रीजन्स में गूंज उठा। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर मिनी ईस्टर्न सी, रिफाइनमेंट सी का समुद्री इलाका। समुद्री हवा बह रही थी और लहरों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। एक बुजुर्ग रैंक 5 हेरी मन एक छोटी सी कश्ती में बेहोश पड़ा हुआ था। कश्ती लहरों के साथ बह रही थी। अगर कुछ ना बदलता तो ये बुजुर्ग हेरी मन डूबकर मरने वाला था। लेकिन एक कई मंजिला जहाज वहां से गुजर रहा था और जहाज पर मौजूद लोगों ने जब कश्ती को देखा तो चिल्लाने लगे। जब बुजुर्ग हेरी मन की आंख खुली तो उसने खुद को जहाज पर पाया। बुजुर्ग, क्या आप भी रिफाइनमेंट पाथ की यूएस पवित्र जगह जा रहे हैं फ्लोटिंग रिफाइनमेंट हाइव में दाखिल होने की योग्यता के लिए कंपीट करने? जहाज पर एक हेरी मैन गू मास्टर ने पूछा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। मेन मिनी नॉर्दर्न प्लेन्स में रहता हूं। मैंने फ्लोटिंग रिफाइनमेंट हाइव के बारे में सुना और जाना कि इसे हमारे सुप्रीम लॉर्ड ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल के आदेश पर बनाया गया है। यह रिफाइनमेंट पाथ की पवित्र जगह शायद मेरी आखिरी उम्मीद है ब्रेक थ्रू करने की। जहाज पर मौजूद हेरी मैन गू मास्टर्स हैरानी से चिल्लाए, सीनियर, आपके लिए मिनी नॉर्दर्न प्लेन्स से इतना लंबा सफर तय करना वाकई आसान नहीं है। हम आपका सम्मान करते हैं। बुजुर्ग हेरी मन ने अपना सिर हिलाया, कड़वाहट से मुस्कुराते हुए। शुरू में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 3 और लोग थे। लेकिन इस खतरनाक सफर में 2 एक के बाद एक मर गए।
जबकि बचा हुआ एक आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया और लौट गया। इसलिए यहां सिर्फ मैं ही पहुंचा हूं। सॉवरेन इमोर्टल एपर्चर सुरक्षित नहीं था, खासकर जब अजीबोगरीब परिस्थितियां अक्सर होती रहती थीं। स्थिर रहने लायक जगहें वो इलाके द जहां क्लान्स या बड़े समूह बेस्ड अन इलाकों की रक्षा आमतौर पर इमोर्टल फॉर्मेशंस या गू इमोर्टल्स करते थे। यहां तक कि रैंक 5 गू मास्टर्स को भी लंबा सफर करने पर बड़े खतरों का सामना करना पड़ता था। बुजुर्ग हेरी मन ने जहाज पर मौजूद हेरी मैन गू मास्टर्स के बारे में भी पूछा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, यह हेरी मैन गू मास्टर्स मिनी ईस्टर्न सी के 3 हेरी मैन कॉन्टिनेंट्स से आए थे। उस जमाने में लंग या ब्लेस्ड लैंड के येलो हेयर कॉन्टिनेंट, ब्लैक हेयर कॉन्टिनेंट और व्हाइट हेयर कॉन्टिनेंट को मिलाकर 3 हेरी मैन कॉन्टिनेंट्स कहा जाता था। इन हेरी मैन गू मास्टर्स के कल्टिवेशन लेवल्स अलग अलग थे। रैंक 4 की संख्या सबसे ज्यादा थी, कुछ रैंक 5 द और रैंक 3 भी थे, लेकिन वो बहुत कम थे। मैं सच में तुम लोगों से जलता हूं, तुम सब रिफाइनमेंट पाथ की यूएस पवित्र जगह के इतने करीब रहते हो। बुजुर्ग हेरी मन ने एक आह भरते हुए अपने दिल की बात कही। पास रहने का क्या फायदा? आम दिनों में हमें वहां जाने की इजाजत नहीं है। हमें इस पवित्र जगह में ऐसे ही आने जाने की इजाजत कैसे मिल सकती है? जहां तक मुझे पता है, बहुत से गू इमोर्टल्स के बच्चे आराम से आ जा सकते हैं। हाय, हम उनसे अपनी तुलना नहीं कर सकते। उनके पास गू इमोर्टल सीनियर्स हैं। वो इस इलाके में फ्लाइंग बोट से आते जाते हैं जो बेहद तेज होती हैं। बस ये टेस्ट मुश्किल ना हो और मैं इससे पास कर लूं, तो मुझे यहां आने जाने की आज़ादी मिल जाएगी। हेरी मैन गू मास्टर्स आपस में चर्चा कर रहे थे। कई दिनों बाद बुजुर्ग हेरी मन और दूसरे हेरी मैन गू मास्टर्स एक फ्लोटिंग रिफाइनमेंट हाइव के ऊपर पहुंचे। फ्लोटिंग रिफाइनमेंट हाइव विशाल और ऊंचा था, जिसे देखकर सभी गू मास्टर्स हैरानी से दंग रह गए। एक आवाज हर व्यक्ति के कानों में गूंजी, जो फ्लोटिंग रिफाइनमेंट हाइव में प्रवेश करने का सही रास्ता बता रही थी। फ्लोटिंग रिफाइनमेंट हाइव का स्ट्रक्चर और भी जटिल था। वहां अनेकों कमरे और गलियारे द जिनमें खो जाना आसान था। इस आवाज के निर्देशन में हेरी मैन गू मास्टर्स ने एक एक करके अपने कमरे ढूंढ लिए। कमरों में हर तरह की जरूरी सुविधाएं थी, लेकिन वो बेहद साधारण थे, जो साफ तौर पर तपस्या की शैली को दर्शा रही थी। इस रात नए आए हुए हेरी मैन गू मास्टर्स आराम से सोए। दूसरा दिन शुरू हुआ। गू मटीरियल्स को कमरे के अलग अलग गू रिफाइनमेंट चेंबर्स में भेजा गया। हेरी मैन गू मास्टर्स ने अपना गू रिफाइनमेंट शुरू कर दिया। इस रहस्यमय आवाज के अनुसार ये शुरुआती टेस्ट था। गू मास्टर्स को अपने सबसे माहिर तरीकों का इस्तेमाल करके गू मटीरियल्स को प्रोसेस करना था या गू वॉर्म्स को रिफाइन करना था। यह टेस्ट 3 दिन तक चला। इस दौरान गू मास्टर्स अपनी काबिलियत का भरपूर प्रदर्शन कर सकते थे। टेस्ट के बाद गू मास्टर्स को अलग अलग कमरों में शिफ्ट कर दिया गया। कुछ को ऊपर के फ्लोर्स पर भेजा गया जबकि कुछ को नीचे के फ्लोर्स पर। फ्लोटिंग रिफाइनमेंट हाइव ने गू मास्टर्स के बीच बातचीत पर कोई रोक नहीं लगाई थी। रात के समय अक्सर हर तरह की छोटी मोटी मीटिंग्स होती रहती थी। रैंक 5 बुजुर्ग हेरी मैन गू मास्टर ने बहुत से बेहतरीन गू मास्टर्स देखे। उनमें से हेरी मैन सबसे ज्यादा थे, लेकिन इंसान भी थे, और यहां तक कि कुछ दूसरे वेरिएंट ह्यूमन गू मास्टर्स भी थे। उसने बहुत सी खबरें भी सुनी। एक दिन सबके अनुमान के अनुसार उन्होंने ये निष्कर्ष निकला कि ऊपर के फ्लोर्स पर रहने वाले गू मास्टर्स के रिजल्ट्स बेहतर थे, क्योंकि फ्लोर जितना ऊंचा होता, कमरे का माहौल उतना ही बेहतर होता और परोसा जाने वाला खाना भी उतना हाई लजीज होता। इस मानक के आधार पर गू मास्टर्स के बीच एक तीव्र प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। फ्लोटिंग रिफाइनमेंट हाइव में गू मटीरियल्स प्रोसेस करने, गू वॉर्म्स रिफाइन करने या नए गू बनाने के कामों की कभी कमी नहीं हुई। अगर गू मास्टर्स अच्छे रिजल्ट्स के साथ पास होते, तो वो इस रहस्यमयी आवाज से मार्गदर्शन मांग सकते थे और बेहतरीन गू रिफाइनमेंट ज्ञान और तकनीकें सीख सकते थे। यहां कुछ हफ्ते रहने के बाद सभी गू मास्टर्स ने अपनी काबिलियत में तेजी से बढ़ोतरी महसूस की। इस तरह 14 दिन बीत गए और गू मास्टर्स ने मिड टर्म टेस्ट का सामना किया। एक टॉप टियर गू मटीरियल को कई गू मास्टर्स द्वारा मिलकर प्रोसेस करना था। गू मास्टर्स अपने अपने कमरों में बांटे गए थे। वो रियल टाइम वीडियो देख रहे थे और अलग अलग जगहों पर एक साथ मटीरियल को प्रोसेस कर रहे थे। वीडियो एकदम जीवंत था और उसमें तापमान और गंध भी महसूस हो रही थी, जैसे सब कुछ उनके सामने हो रहा हो। असली गू मटीरियल्स एक गुप्त स्थान पर एक रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन में रखे हुए थे और गू मास्टर्स के सामने नहीं थे। ऐसा तरीका अकल्पनीय था, जिसने गू मास्टर्स को हैरान और प्रभावित कर दिया। मिड टर्म टेस्ट जल्द ही खत्म हो गया। 10-12 दिन और बीत गए, फिर फाइनल टेस्ट का समय आया। इस बार टेस्ट इमॉर्टल मटीरियल्स को प्रोसेस करने का था। जाहिर है, लीडर्स गू इमॉर्टल्स दी। हर फ्लोटिंग रिफाइनमेंट हाइव में कम से कम एक रिफाइनमेंट पाथ गू इमॉर्टल था।
गू मास्टर्स कुछ सहायक काम करने के जिम्मेदार थे, जैसे इमॉर्टल मटेरियल के एक हिस्से को प्रोसेस करना इत्यादि। फाइनल टेस्ट पास करने के बाद गू मास्टर्स को रिफाइनमेंट सी में आने जाने की योग्यता मिल गई, लेकिन इस योग्यता की समय सीमा 50 साल थी। एक बार ये समय सीमा खत्म हो जाने पर उन्हें फिर से टेस्ट देना पड़ता। फैंग युआन के ज्यादातर फ्लोटिंग रिफाइनमेंट हाइव्स गू मास्टर्स से भरे पड़े थे। शुरुआती चरण में स्टैंडर्ड ज्यादा ऊंचा नहीं था, ज्यादातर गू मास्टर्स पास होकर ये योग्यता हासिल कर सकते थे। लेकिन भविष्य में जैसे जैसे आबादी तेजी से बढ़ेगी, हर क्षेत्र में तीव्र प्रतिस्पर्धा होगी। रिफाइनमेंट सी में प्रवेश करने की योग्यता के लिए यह और भी ज्यादा था। हर फ्लोटिंग रिफाइनमेंट हाइव रिफाइनमेंट सी की मदद ले सकता था और गू रिफाइनमेंट की सफलता दर को काफी हद तक बढ़ा सकता था। साथ ही इन रिफाइनमेंट हाइव्स में रिफाइन करते वक्त बर्बाद हुए गू मटेरियल्स को फ्लोटिंग रिफाइनमेंट हाइव्स द्वारा पिघलाकर रिफाइनमेंट सी में भेजे दिया जाता था। दोनों घटक एक दूसरे के पूरक थे। अगर फ्लोटिंग रिफाइनमेंट हाइव से रिप्लेनिशमेंट ना होती तो अब तक रिफाइनमेंट सी का पानी का लेवल काफी नीचे गिर चुका होता। आखिरकार फैंग युआन कई दिनों से एक इमॉर्टल गू को एडवांस करने की कोशिश कर रहा था। रिफाइनमेंट सी का केंद्रीय क्षेत्र एक बिल्कुल वर्जित स्थल था, सिर्फ फैंग युआन द्वारा अनुमति प्राप्त गू इमॉर्टल्स हाई प्रवेश कर सकते थे, क्योंकि वहां 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल था। अचानक 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल से एक गड़गड़ाहट की आवाज फैली, एक रोशनी का स्तंभ अचानक बना और आसमान की तरफ उठ गया। रोशनी का स्तंभ धीरे धीरे गायब हो गया और एक रैंक 9 इमॉर्टल गू सामने आया। यह हेवन पाथ इमॉर्टल गू एक क्रिस्टल मकड़ी जैसा दिखता था। यह साफ और पारदर्शी था, जिसके शरीर पर कोई दाग नहीं था। मकड़ी के 8 पैर पतले और लंबे उसका शरीर भी छोटा था और 8 पैरों ने उस ऊंचा उठा रखा था। यह हेवनली वेब गू था और हेवनली वेब गू की पीठ पर एक मकड़ी के जाले जैसा सफेद निशान था। यह सिर्फ रैंक 9 हेवनली वेब गू की पहचान थी, रैंक 8 हेवनली वेब गू में यह नहीं होता था। सफल हो गए, मास्टर ने एक और रैंक 9 इमॉर्टल गू हासिल कर लिया। हे भगवान, इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होना हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मास्टर एक दिन जरूर सभी वेनरेबल्स को रौंद देंगे। 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल में एडवांस रिफाइनमेंट प्रक्रिया में शामिल होने वाले और भी गू इमॉर्टल्स उनमें से ज्यादातर हेरी मैन थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और भावुक होकर आहें भरी। फैंग युआन के डिवाइन सेंस के कंट्रोल में रैंक 9 हेवनली वेब गू कुछ ही देर बाद गायब हो गया। रैंक 9 हेवनली वेब गू भी रिफाइन हो गया। फैंग युआन का मन शांत था। उसने कई रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन किए थे, वो इसका आदी हो रहा था और उसको कोई उत्साह महसूस नहीं हुआ। हालांकि गू रिफाइनमेंट 2 बार फेल हुआ, उसके बाद कोई रुकावट नहीं आई और ये आराम से पूरा हो गया। फैंग युआन ने इस पर काफी सोचा था और आखिरकार हेवनली वेब गू को एडवांस करने का फैसला किया। यूज एक ऐसे इमॉर्टल गू की जरूरत थी जो उस आमने सामने के हमले और बचाव में मदद कर सके। और हमले और बचाव के 2 मुख्य पहलुओं में से फैंग युआन ने बिना हिचकिचाए बचाव को चुना। सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी के नॉन कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स की वजह से उसका बचाव बेहद कमजोर था और फैंग युआन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगर दूसरे वेनरेबल्स ने इस बात का फायदा उठाया तो फैंग युआन के पास आमने सामने की लड़ाई में लगभग कोई जगह नहीं बचती और परिणाम बेहद गंभीर होते। जब हेवनली वेब गू खुद से एक्टिवेट होता तो वो टारगेट को फंसाने के लिए एक विशाल जाल छोड़ सकता था। सही मायनों में यह एक डिफेंसिव गू नहीं था, यह ऑफेंसिव पहलू से जुदा था। लेकिन यह एक डिफेंसिव किलर मूव का कॉ था, हेवनली वेब प्रोटेक्शन वेल। हेवनली वेब प्रोटेक्शन वेल की शक्ति काफी बढ़ गई थी और अब रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील से भी ज्यादा मजबूत थी। इसके अलावा हेवनली वेब गू को ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट में इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे इस मूव की शक्ति भी बढ़ जाती थी। फैंग युआन ने हेवन पाथ को चुना और रिफाइनमेंट पाथ को छोड़ दिया, क्योंकि रिफाइनमेंट पाथ हमले में माहिर नहीं था। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा फैला हुआ था। हेवन पाथ में भविष्य की अपार संभावनाएं थी और अगर इसे अच्छे से डेवलप किया जाता तो यह ह्यूमन पाथ से कहीं बेहतर था। और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि लगभग किसी के पास हेवन पाथ कल्टिवेट करने की योग्यता नहीं थी। इसलिए फैंग युआन का हेवन पाथ को अपनी स्पेशलिटी के तौर पर चुनना एक समझदारी भरा फैसला था। ऑफेंसिव मेथड्स के लिए हेवन पथ का इस्तेमाल करना स्वाभाविक रूप से सबसे बेहतर विकल्प था। रैंक 9 हेवनली वेब गू को वापस लेकर फैंग युआन ने अपने स्टोरेज का निरीक्षण किया। डू फेलियर्स की वजह से बहुत सारे हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स खर्च हो गए थे। जहां तक सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ रिफाइनमेंट सी की बात है, समुद्र का लेवल गिरा जरूर था लेकिन सीमा पार करने तक नहीं, वो बिना देखभाल के भी खुद को रिकवर कर सकता था। जाहिर है
फ्लोटिंग रिफाइनमेंट हाइव्स द्वारा लगातार संसाधन जमा करने से रिफाइनमेंट सी की रिकवरी में तेजी आई। जैसे हाईफैंग युआन यह प्लान कर रहा था कि अगला कौन सा रैंक 8 इमॉर्टल गू एडवांस करे, एक खबर आई। 5 हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स ने लिन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर लिन जियानजिंग को घेर कर हमला किया, लेकिन बुरी तरह हार गए। लिन जियानजिंग ने सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ का प्रदर्शन किया। उसने फैंग क्लैन के साथ मिलकर उन्हें छुपाने में मदद की और उन्हें गुप्त रूप से जानकारी भेजी। इसके अलावा वो खुद एक अदरवर्ल्डली डेमन था। इस बात के बहुत से ऐसे बूट द कि लिन जियानजिंग ने फैंग क्लैन के साथ मिलकर उन्हें बचाया था। इसे लोहे की तरह ठोस कहा जा सकता था। एक इन्फॉर्मेशन पाथ के महान एक्सपर्ट के रूप में जो जोंगशिन के पास न सिर्फ सुराग इकट्ठा करने की काबिलियत थी, बल्कि झूठे सबूत गढ़ने की भी काबिलियत थी। जहां तक लिन जियानजिंग के अदरवर्ल्डली डेमन होने की पहचान की बात है, इसका अनुमान स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने खुद लगाया था। पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। वेस्टर्न डेजर्ट में तो और भी ज्यादा अफरा तफरी मच गई। इस रीजन में एक सूडो वेनरेबल का उभरना आसान नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वेस्टर्न डेजर्ट का राइचस पाथ इस पर गर्व महसूस कर पाता, वो हैरान रह गए। यह सूडो वेनरेबल लिन जियानजिंग असल में डिमोनिक पथ में लिप्त था और उसकी संलिप्तता काफी गहरी थी। अगर हेवनली कोर्ट ने यह खुलासा न किया होता, तो दुनिया अब भी अनजान रहती कि लिन जियानजिंग के पास सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ है। उसने इसे इतनी अच्छी तरह से छुपाया था कि उसके इरादे जरूर कुछ और थे। और लिन क्लैन के ज्यादातर गू इमॉर्टल्स के रिएक्शन को देखकर लग रहा था कि वो भी इस बारे में अनजान थे। वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ सुपर फोर्सेस वेट एंड सी का रवैया अपना रहे थे। उनमें से कई उम्मीद कर रहे थे कि लिन जियानजिंग कोई सफाई देगा, लेकिन लिन क्लैन चुप रहा और ऐसी कोई चीज नहीं दी। वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ में कोई हलचल नहीं थी। वो एंटी फैंग अलायंस के बाद एक एंटी लिन अलायंस नहीं बनाना चाहते थे। फैंग क्लैन पर हमला करने के परिणाम उनके सामने थे। अगर लिन क्लैन ने भी फैंग क्लैन की नकल की और एक सूडो वेनरेबल पूरे क्लैन को लेकर गरिल्ला वॉर लड़ने लगा, तो वेस्टर्न डेजर्ट का राइचस पाथ कैसे बच पाता? फैंग क्लैन का अभी कोई मूव करना नामुमकिन है। लगता है फैंग क्लैन के पिछले हमलों की सीरीज हेवनली कोर्ट द्वारा बनाया गया एक धोखा था। सारी जानकारी पढ़ने के बाद फैंग युआन को सब साफ हो गया। फैंग क्लैन के सारे रिसोर्स पॉइंट्स खोने के बाद उन्हें फैंग युआन पर और भी ज्यादा निर्भर होना पड़ा। इसलिए फैंग युआन का अन पर और भी गहरा कंट्रोल था। अगर फैंग क्लैन इतने बड़े पैमाने पर हमला करता, तो ये नामुमकिन था कि वो उस सूचित ना करते और उसके निर्देश ना मांगते। फैंग युआन को ये थोड़ा मजाकिया लगा। हेवनली कोर्ट ने वेस्टर्न डेजर्ट में दखल देने की कोशिश की। अगर उन्होंने किसी और को चुना होता तो ठीक था, लेकिन उन्होंने सबसे मजबूत टारगेट को ही चुन लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद फैंग युआन गहरी सोच में डूब गया। उसने एक मुद्दे के बारे में सोचा। हेवनली कोर्ट ने अचानक लिन क्लैन को टारगेट क्यों किया? क्या इसलिए क्योंकि उन्होंने लिन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की सूडो वेनरेबल स्ट्रेंथ का पता लगा लिया था और पांचों रीजन्स को जीतने के अपने प्लान के लिए उस पहले हाई रास्ते से हटाना चाहते थे? ये संभावना बहुत कम थी। ये तो छोड़ो कि हेवनली कोर्ट के पांचों रीजन्स पर राज करने के रास्ते में सबसे बड़ी बढ़ाएं दूसरे वेनरेबल्स दी सूडो वेनरेबल्स तो कोई मायने नहीं रखते थे। और भले हाई हेवनली कोर्ट को पता चल गया हो कि लिन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के पास सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ है, तो उन्होंने यूज मारने के लिए सिर्फ 5 हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल्स को हाई क्यों भेजा? ये साफ तौर पर अजीब था। हेवनली कोर्ट का असली मकसद क्या है? उन्होंने अचानक लिन क्लैन को टारगेट क्यों किया? फैंग युआन को फैंग क्लैन से पता था कि लिन क्लैन ने कभी फैंग क्लैन के साथ साजिश नहीं की थी। ये सिर्फ हेवनली कोर्ट पर इल्जाम लगा रहा था। क्या इसलिए क्योंकि लिन जियानजिंग एक अदरवर्ल्डली डेमन है? ये भी सही नहीं था। अदरवर्ल्डली डीमंस के प्रति हेवनली कोर्ट का रवैया कट्टर विनाश का नहीं था। अगर उन्हें भारती किया जा सकता था, तो हेवनली कोर्ट उन्हें भारती कर लेता। उन्होंने फैंग युआन को भी भारती करने की कोशिश की थी। हेवनली कोर्ट का भारती स्टैंडर्ड बहुत साफ था, उन्हें बस इंसान होना चाहिए था। तो फिर वजह क्या थी? विजडम पाथ में नंबर 1 होने के नाते, भले हाई स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने प्लान ना बनाया हो, उसने लिन क्लैन पर हमला करने की अनुमति जरूर दी होगी। लेकिन वो शायद ही कभी गलत अंदाजा लगाती है, तो ऐसी क्या बात थी जिसने यूज लिन क्लैन पर हमला करने के लिए राजी कर दिया? ये सवाल महत्वपूर्ण था और इस पर गौर करना लाजमी था। बेशक विजडम गू सिर्फ रैंक 8 पर था, यह फैंग युआन के लिए मददगार था। कई तरह के विजडम पाथ मेथड्स इस्तेमाल करने के बाद फैंग युआन के पास कुछ अनुमान थे, लेकिन वो निश्चित नहीं था। आखिरकार वो सिर्फ अनुमान थे। सच्चाई क्या थी? फैंग युआन के पास अपने अनुमानों को जांचने का एक तरीका था।
उसने तुरंत एक रैंक 5 गू मास्टर को इमॉर्टल असेंशन से गुजरने का आदेश दिया। वर्तमान में सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में ऐसा कोई रैंक 5 गू इमॉर्टल सीड नहीं था। इसके अलावा इन गू इमॉर्टल सीड्स की नींव गहरी नहीं थी या उनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं था, उनके इमॉर्टल असेंशन में सफल होने की संभावना बहुत कम थी। इसलिए फैंग युआन ने उन्हें रोकने का फैसला किया था ताकि वो अपनी नींव को और मजबूत कर सकें। लेकिन क्योंकि ये मामला बहुत महत्वपूर्ण था, फैंग युआन को लगा कि एक रैंक 5 गू मास्टर को खर्च करना जायज था। अंत में ये रैंक 5 गू मास्टर असफल रहा और 3 की के असंतुलन से मर गया। लेकिन 3 की के विलय के यूएस छोटे से समय का इस्तेमाल करके फैंग युआन ने स्टीलिंग हेवनली सीक्रेट का इस्तेमाल करके सच्चाई की खोज की। हालांकि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हेवनली कोर्ट से बाहर एम्ब्रॉयडर्ड टावर में थी, जब उसने लिन क्लैन पर हमला करने का आदेश दिया तो बो किंग की आत्मा को हेवनली कोर्ट के गुप्त भांडार से बाहर निकला गया। ये एक साफ सबूत था। इसके साथ हाई की फेरी मेडन सोल ने हेवनली कोर्ट में बो किंग की आत्मा को मॉडिफाई किया था। फैंग युआन को बहुत सी कीमती जानकारी मिली। फेरी जी वेई और यंग वू जी हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स में फंसे हुए हैं, इसलिए स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने बो किंग को कल्टिवेट करने का फैसला किया, भले ही इस काम में खतरा था। इन सुरागों के साथ स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का लक्ष्य साफ था, वो बो किंग का इस्तेमाल करके स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के खिलाफ साजिश रचना चाहती थी। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल फैंग युआन की एग अंधेरे में चमकी जब उसने बड़बड़ाया। वो जानता था कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से क्यों निपटना चाहती थी। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के कामों ने यूज हेवनली कोर्ट के लिए मुख्य खतरा बना दिया था। जाहिर है ये स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की समझ थी, इस शर्त पर कि फैंग युआन अपनी स्थिति छुपा रहा था। अगर फैंग युआन के कई रैंक 9 इमॉर्टल गू की सच्चाई सामने आ जाती तो स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को किनारे कर दिया जाता। न सिर्फ स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल फैंग युआन के लिए मुसीबत खड़ी करती, बल्कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल भी बेचैनी से स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के साथ मिलकर फैंग युआन पर हमला कर देता। स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। इस समय फैंग युआन तेजी से अनुमान लगा रहा था। उसके दिमाग में विचार हो रहे थे और प्रचंड लहरों का रूप ले रहे थे। वो जानता था कि उसके सामने एक मौका है, एक बहुत बड़ा मौका। अगर उसने ये मौका गंवा दिया तो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल अपने प्लान में सफल हो सकती थी। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तो क्या वो इस मौके को पकड़ पाएगा? अगर नहीं पकड़ पाया तो परिणाम फैंग युआन के लिए बेहद बुरा होगा। फैंग युआन तुरंत फैसला नहीं ले पा रहा था। बेशक यूज हेवनली कोर्ट के राज का पता था, लेकिन उस ये नहीं पता था कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने इस दौरान कितनी प्रगति की है। वो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और लॉन्जेविटी हेवन के बारे में तो और भी अंधेरे में था। फैंग युआन ने रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन किया, इस मामले में उस बढ़त हासिल थी। लेकिन दूसरे वेनरेबल्स उसके रिफाइनमेंट पाथ के फायदे को दूसरे पहलुओं से कम कर सकते थे। लड़ाई। फैंग युआन को लड़ाइयां पसंद नहीं थी, लेकिन वो उनसे नफरत या इनकार भी नहीं करता था। जहां तक उसकी बात थी, लड़ाइयां और मारकाट सिर्फ फायदे हासिल करने का एक जरिया थे। एक ऐसा परिणाम जिसमें दुश्मन को थोड़ा ज्यादा नुकसान हो और खुद को कम नुकसान हो, ये लड़ाई में एक अच्छा परिणाम माना जाता था। लड़ाई में बड़े खतरे होते थे। जल्दबाजी में लड़ाई शुरू करना एक समझदारी भरा फैसला नहीं था। लड़ने के मुकाबले फैंग युआन को सौदे करना पसंद था, अर्थव्यवस्था को लूटना। लेकिन फैंग युआन जानता था आने वाले समय में वेनरेबल्स के बीच लड़ाइयां होंगी और वो अक्सर होंगी। तो फिर लड़ते हैं। कुछ दिन सोचने और विचार करने के बाद फैंग युआन ने आखिरकार ये फैसला ले लिया और उसने तुरंत एक्शन लिया। एक तरफ उसने गू इमॉर्टल्स को वेस्टर्न डेजर्ट भेजा ताकि लिन जियांजिंग से संपर्क करें और उस भारती करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ उसने काबिल एक्सपर्ट्स की एक टुकड़ी तैयार की। सही इंतजाम करने के बाद फैंग युआन आसमान की तरफ उड़ा और स्पेक्ट्रल हेवन में प्रवेश कर गया। ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल अचानक स्पेक्ट्रल हेवन में घुस गया। ये महत्वपूर्ण जानकारी हेवनली कोर्ट और लॉन्जेविटी हेवन को जल्दी ही मिल गई और ये पूरे 5 रीजन्स के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में तेजी से फैल गई। एक वेनरेबल की हर हरकत सभी गू इमॉर्टल्स का ध्यान खींचती थी। ये तो छोड़ो, जब फैंग युआन इतनी बड़ी हरकत कर रहा था। हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल स्पेक्ट्रल हेवन में जाकर क्या करने की कोशिश कर रहा है? स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से लड़ने? जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल हैरान था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का दिल हालांकि उछाल पड़ा। कुछ समय पहले ही उसने स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन के बारे में फैंग युआन के साथ सौदा पूरा किया था।
उसके अनुमान लिन जियांजिंग की ताकत के कारण गलत साबित हुए थे और वो इससे निपटने ही वाली थी कि फैंग युआन ने ऐसी अजीब हरकत कर दी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने कोई अनुमान लगाया भी नहीं था कि एक मजबूत अंतर्बोध ने यूज झिंझोड़ दिया, कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन आखिर स्थिति क्या थी और ये अंतर्बोध कैसे सच होगा, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल नहीं जानती थी। यूज अनुमान लगाना जारी रखना था या स्थिति को अपने आप खुलने देना था। वेनरेबल्स में से फैंग युआन सबसे बुरी स्थिति में है। उसने स्पेक्ट्रल हेवन जाने की पहल क्यों की? स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल भी हैरान थी। स्पेक्ट्रल हेवन ऐप स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का इलाका बांध चुका था। जब दूसरे गु इमॉर्टल स्पेक्ट्रल हेवन में आते जाते तो वो कोई हरकत नहीं दिखाता था। लेकिन अगर फैंग युआन जैसा एक वेनरेबल प्रवेश करता? ये एक पहाड़ पर कब्जा किए हुए शेर जैसा था, जब कुछ छोटे जानवर पहाड़ पर आते तो वो नहीं हिलता। लेकिन अगर दूसरा शेर पहाड़ पर आ जाता तो शेर सतर्क हो जाता और शायद लड़ाई भी शुरू कर देता। क्या स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल फैंग युआन पर हमला करेगा? इस सवाल का जवाब दोनों वेनरेबल्स के दिमाग पर भारी था। उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव्स एक्टिवेट किए ताकि वो ध्यान से देख सकें। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने कोई हरकत नहीं दिखाई। दोनों वेनरेबल्स हिल गए। दोनों ने एक ही समय में एक संभावना के बारे में सोचा। क्या फैंग युआन के पास स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के खिलाफ कोई तरीका है, इसलिए यूज स्पेक्ट्रल हेवन में प्रवेश करने का आत्मविश्वास था? लेकिन वो अचानक स्पेक्ट्रल हेवन में क्यों घुसा? ऐसे ही सवाल स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के सामने आए। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का पहला ख्याल था, क्या फैंग युआन ने सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर के मसले सुलझा लिए हैं और अब वेरिएंट ह्यूमन ग्रोटो हेवंस को हड़पने की कोशिश कर रहा है? स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का दिल जोरों से धड़का जब बुरा एहसास बढ़ गया। क्या फैंग युआन को हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स के बारे में पहले से पता है? क्रेज डेमन केव की लड़ाई में उसने पैराडाइस अर्थ को मारा था और लिमिटलेस डेमन वेनरेबल की मौत के बाद बची हुई सच्चाई की तैरती हुई बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा हासिल किया था। फैंग युआन ने अपनी हरकत नहीं छुपाई और स्पेक्ट्रल हेवन में प्रवेश करने के बाद सीधे हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स के स्थान की तरफ बढ़ गया। जल्द ही वो हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स के सामने था। ये महसूस करने के बाद जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल हिल गया। ये एक ड्रीम रेल्म है? ये लेस देन ग्रेटर देन में वर्णित ड्रीम रेल्म के सबसे करीब है। तो फैंग युआन का लक्ष्य ये है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने तेवर चढ़ाए। फैंग युआन के पास हेवन पाथ कल्टिवेशन था और वो ड्रीम पाथ के मामले में दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति भी था। हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स उसके लिए बेहद उपयोगी थे। मेन फैंग युआन को सफल नहीं होने दे सकती। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने यह सोचा और तुरंत जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से संपर्क किया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को पता चला कि ये हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स हैं। वो तुरंत स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के साथ मिलकर फैंग युआन को दबाने और यूज हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स हासिल करने से रोकने के लिए राजी हो गया। साथ ही वो मन ही मन सोच रहा था कि क्या ये असली है या नहीं। ये पहली बार था जब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स के अस्तित्व के बारे में पता चला था। मेरे पास पहले से हाई एक रैंक 9 गु है, हालांकि वो लाइट गु है, डैमेज है और फिलहाल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये पहले से हाई स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल को मेरे खिलाफ मिलकर काम करने के लिए काफी है। तो क्या ये स्थिति उनके द्वारा मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए बनाई गई है? ये निश्चित रूप से एक संभावना थी। फैंग युआन ने अपने सामने हेवन पाथ ड्रीम रेल्म को देखा और ड्रीम बटरफ्लाई इमॉर्टल गु को अंदर भेजा। ड्रीम बटरफ्लाई इमॉर्टल गु एक इन्वेस्टिगेटिव गु था। फैंग युआन को जल्द हाई हेवन पाथ ड्रीम रेल्म की डिटेल्स पता चल गई। वो काफी उत्तेजित हो गया। इन हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स को बनाने की कीमत बहुत बड़ी है। हेवनली डाओ ने निश्चित रूप से अपना सच्चा अर्थ खर्च किया होगा। इसका मतलब अगर मैं इन ड्रीम रेल्म्स को हासिल कर लूं और सच्चा अर्थ अब्जॉर्ब कर लूं तो हेवनली डाओ का नुकसान मेरा फायदा बन जाएगा। इसके जरिए हेवन पाथ के कुछ पहलुओं में मेरी प्राप्ति हेवनली डाओ से भी ऊंची हो सकती है। जाहिर है इसे हेवन पाथ सुप्रीम ग्रैंड मास्टर नहीं माना जा सकता था, क्योंकि अभी हेवन पाथ में बहुत सी चीजें थी जो फैंग युआन अभी भी नहीं समझ सकता था। फैंग युआन, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही वो सोच रहा था, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल आ पहुंची। जैसा सोचा था, चुपके से काम करना आसान है, लेकिन खुलेआम करना मुश्किल। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल भी शायद आ रहा होगा। फैंग युआन ने यह सोचा और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को देखकर मुस्कुराया। स्टार कॉन्स्टलेशन, यह ड्रीम रेल्म्स मुझे हर हाल में चाहिए। अगर तुम पीछे नहीं हटी तो मजबूरन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मुझे मारना पड़ेगा? ही, फैंग युआन,
तुम्हें इतने जोश में देखना दुर्लभ है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल फैंग युआन की धमकी पर हंसी, लेकिन अंदर से थोड़ा हिल गई थी। फैंग युआन के साथ अपनी कई लड़ाइयों में स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने फैंग युआन को शायद ही कभी इतना दृढ़ रवैया दिखाते देखा था। ये साफ था कि फैंग युआन इन हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स को हासिल करने पर तुला हुआ था। इसी वजह से स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को फैंग युआन को और भी ज्यादा रोकने की जरूरत थी। हमने कई दिनों से लड़ाई नहीं की है, तुमने शायद काफी प्रगति की होगी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के लंबे बाल बिना हवा के लहराने लगे। उसके लंबे काले बाल अंधेरी रात जैसे थे, लेकिन उनके बीच अनेकों सितारों की चमक एक सिकुड़ी हुई आकाशगंगा की तरह चमक रही थी, इतनी चौंधिया देने वाली कि उस नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। डिंग डिंग डिंग, अनगिनत सितारों की चमक उसके बालों से निकली और एक शक्तिशाली सितारों की धारा बनाने के लिए इकट्ठा हो गई। ये धारा अनेकों सितारों के टुकड़ों से बनी थी जो एक दूसरे से टकरा रहे थे, साफ और मधुर ध्वनियां पैदा कर रहे थे। फैंग युआन ने तेवर चढ़ाए, उसने ये मूव पहले नहीं देखा था। उसने तुरंत अपनी उंगली से इशारा किया, 7 किल्स रेनबो किलर मूव का इस्तेमाल करते हुए। एक पाल में मेटल पाथ की पीली रोशनी, वुड पाथ की हरी रोशनी, वाटर पाथ का हल्का नीला रंग, फायर पाथ की लाल रोशनी, अर्थ पाथ का भूरे रंग, विंड पाथ की हरी चमक और लाइटनिंग पथ की गहरी नीली रोशनी एक साथ मिलकर एक विशाल ड्रिल बन गई जो सितारों के टुकड़ों की धारा की तरफ बढ़ी। रंबो, टक्कर से पहले एक बड़ा धमाका हुआ। थोड़ी देर बाद अनेकों सितारों के टुकड़ों के एक दूसरे से टकराने की धात्विक ध्वनियां बैटलफील्ड में गूंज उठी। फैंग युआन का 7 किल्स रेनबो सितारों के टुकड़ों से गुजरा और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की तरफ सांप की तरह बढ़ा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल मुस्कुराई जब उसका शरीर पीछे की तरफ ऐसे सरक गया जैसे कोई हवा का झांका हो। फैंग युआन का 7 किल्स रेनबो सितारों के टुकड़ों से गुजरते हुए लगातार अपनी शक्ति खोता गया। शुरू में उसमें एक ना रुकने वाली भेदन शक्ति थी, लेकिन जैसे जैसे सितारों के टुकड़े उससे चिपकते गए, उसकी गति तेजी से कम हो गई। अंत में रोशनी का स्तंभ पतला होता गया और जब वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल तक पहुंचा तो वो सिर्फ धुएं की एक लकीर जैसा था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने मुस्कुराते हुए देखा जब 7 किल्स रेनबो उसके सामने ही गायब हो गया। फैंग युआन ने हल्की सी तेवर चढ़ाए, उसकी नजर बैटलफील्ड में बिखरे हुए सितारों के टुकड़ों पर टिकी हुई थी। हर एक सितारे का टुकड़ा बेहद छोटा था, वो असली सितारों के टुकड़े नहीं बल्कि किलर मूव से बनाए गए थे। शुरू में सितारों के टुकड़े नीली रोशनी से टिमटिमा रहे थे और एक नीली धारा बनाने के लिए इकट्ठा हो गए थे, लेकिन अब ये सितारों के टुकड़े बिखरे हुए थे और जैसे ही उन्होंने 7 किल्स रेनबो को अब्सॉर्ब किया, उनकी सतह सुनहरे पीले, हरे, नीले, लाल, भूरे और आदि रंगों से रंग गई। बैटलफील्ड के ऊपर का आसमान हर तरह के रंगों से भर गया, एक शानदार दृश्य बन रहा था। फैंग युआन ने हालांकि इस असीम सुंदर दृश्य से तीव्र खतरा महसूस किया। उसने जांचने के लिए किलर मूव्स एक्टिवेट करना जारी रखा, लेकिन उनमें से हर एक ने थोड़ी देर के लिए अपनी शक्ति दिखाई, फिर उनकी शक्ति तेजी से गिरने लगी और सितारों के टुकड़ों द्वारा अब्सॉर्ब कर ली गई। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक और मेथड एक्टिवेट किया। वो कभी कभी अपनी उंगलियों से चुटकी बजती या हवा में लहराती। उसकी हरकत के साथ बैटलफील्ड में उसी के अनुसार स्टार पाथ डाउ मार्क्स चमक उठे। यह स्टार पाथ डाउ मार्क्स तेजी से बढ़ने लगे और एक दूसरे से जुड़ने लगे। कुछ ही सांसों में उन्होंने एक बैटलफील्ड किलर मूव का शुरुआती रूप बना लिया था। फैंग युआन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को इतनी आसानी से सफल कैसे होने दे सकता था। एक बार बैटलफील्ड किलर मूव एक्टिवेट हो गया तो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को तुरंत एक बड़ा इलाकाई फायदा मिल जाता। फैंग युआन ने तुरंत यूज रोकने के लिए काम किया, लेकिन इसका असर बहुत कम हुआ। सितारों के टुकड़ों ने डाउ मार्क्स की रक्षा की, भले हाई फैंग युआन ने स्टार पाथ डाउ मार्क्स को नाश कर दिया। यह डाउ मार्क्स अनेकों सितारों के टुकड़ों में टूट जाते और खाली जगह भर देते। मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए फैंग युआन, अगर परमानेंस गू ना होता तो यह डू मूव्स ना होते, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने कहा। फैंग युआन ने इन डू मूव्स के बारे में कभी नहीं सुना था। वो एक दूसरे के साथ तालमेल में थे और वकाय असाधारण थे। फैंग युआन ने देखा कि वो इसे सीधे हल नहीं कर सकता। उसने तुरंत जांच बैंड कर दी और एक और किलर मूव इस्तेमाल किया। अगले हाई पैल उसके शरीर से 5 रंगों की लाइट की निकली। सेंट्रल रिस्ट्रिक्शन व्हाइट गोल्ड सेंट लाइट ची, नॉर्दर्न रिस्ट्रिक्शन जेड लिकरस लाइट ची, वेस्टर्न रिस्ट्रिक्शन रेड रेजिंग फ्लेम लाइट ची और ईस्टर्न रिस्ट्रिक्शन ब्लू वाटर लाइट ची। यह लाइट की एक दूसरे से जुड़ी हुई थी लेकिन अलग अलग भी थी। वो तेजी से पूरे बैटलफील्ड में फैल गई,
स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के अधूरे बैटलफील्ड किलर मूव और अनेकों सितारों के टुकड़ों को भी ढक लिया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने हल्का सा सिर हिलाया, अपनी प्रशंसा जाहिर करते हुए। चाहे वो पिछला 7 किल्स रेनबो हो या वर्तमान 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट ची, दोनों को फैंग युआन ने मॉडिफाई किया था। अगर ये ओरिजिनल वर्जन होता तो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने तुरंत उन्हें डिस्टर्ब कर दिया होता और फैंग युआन को बैकलैश का सामना करना पड़ता। 7 किल्स रेनबो का मॉडिफिकेशन काफी साधारण था। इतनी ही देर में स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल यूज पूरी तरह से समझ चुकी थी। अगर यूज थोड़ा समय मिल जाता तो वो यूज सीधे तोड़ने का तरीका निकाल सकती थी। लेकिन ये 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट ची किलर मूव ठीक से मॉडिफाई किया गया था। इसकी शक्ति बढ़ने के अलावा इसकी एक्टिवेशन स्पीड भी बहुत तेज हो गई थी। यह मॉडिफिकेशन लेवल 7 किल्स रेनबो से आगे निकल गया था, जिससे पता चलता था कि फैंग युआन ने इस पर बहुत ध्यान दिया था। उसने जरूर इसमें बहुत समय और ऊर्जा लगाई होगी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने सोचा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को बैकलैश का सामना करना पड़ने लगा। उसके पास सॉवरन इमॉर्टल बॉडी नहीं था जिसमें नॉन कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स थे। इस 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट ची में वो जितने मजबूत किलर मूव्स इस्तेमाल करती, उस उतना ही मजबूत बैकलैश का सामना करना पड़ता। लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल प्राचीन काल से विजडम पथ में नंबर 1 थी। 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट ची पहले भी सामने आ चुका था, तो उसके पास इससे निपटने का तरीका कैसे नहीं होता? इस दौरान उसने फैंग युआन के हर मेथड से निपटने के कम से कम 3 तरीके सोचे थे। तुरंत स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने सबसे आसान तरीका इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपने इमॉर्टल एपर्चर का दरवाजा हल्का सा खोला और अनेकों स्टार बीस्ट्स को बाहर निकल दिया। यह स्टार बीस्ट अलग अलग आकर के वो व्हाइट वेल्स जितने बड़े दी या मच्छरों जितने छोटे। कुछ के बड़े सिर और सींग कुछ नरम और टेढ़े मेढ़े वो हर तरह के और आकर के थे। लेकिन इनमें से हर एक स्टार बीस्ट कम से कम एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट था। उनमें से लीडर्स की ऑरा और स्टेटस साफ तौर पर ऊंचे उनकी नजरों में तो चतुराई और बुद्धि भी चमक रही थी। स्टार बीस्ट्स ने बिना किसी रुकावट के 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट ची में चार्ज कर दिया। 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट ची किलर मूव मूल रूप से टाओजू से आया था। उसने इसे 5 रीजनल वॉल्स के आधार पर बनाया था। 5 रीजनल वॉल्स 5 रीजन्स के जीवों को रोक सकती थी, लेकिन 2 हेवंस के जीवों पर इसका ज्यादा असर नहीं होता था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने जानबूझकर इन स्टार पाथ बीस्ट्स को पाला था जो सभी 2 हेवंस से इसलिए अन पर 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट ची का कोई असर नहीं हुआ। स्टार बीस्ट्स ने समूह बनाए और आक्रामक रूप से आगे बढ़े। फैंग युआन ने इलाके साफ करने के लिए किलर मूव्स एक्टिवेट किए, लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और भी बीस्ट्स जोड़ती रही। स्टार बीस्ट्स का पैमाना धीरे धीरे बढ़ रहा था। स्टार बीस्ट लीडर्स के पास तो अपने इमॉर्टल एपर्चर्स और गू वॉर्म्स भी थे। उनकी बुद्धि एक इंसान के बराबर थी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल लगता है बड़े पैमाने पर लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट्स पाल सकती है। फैंग युआन का दिमाग हिल गया, लेकिन सोचने पर वो समझ गया क्यों। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल विजडम पाथ में नंबर 1 है। स्टार बीस्ट्स को ज्ञान देना और उन्हें बुद्धि देना उसकी स्पेशलिटी है। असल में ये सिर्फ स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हाई नहीं, क्रेज डेमन केव में अनेकों म्यूटेंट गो इमॉर्टल्स पहाड़ों, चट्टानों, हवा, आग और आदि से उत्पन्न हुए अन सभी को लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने गो इमॉर्टल्स में इवॉल्व किया था। एक दृष्टिकोण से लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स को ज्ञान देने के इस पहलू में लिमिटलेस डेमन वेनरेबल की उपलब्धियां स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने इतने सारे स्टार बीस्ट्स पालने के लिए अनेकों स्टार पाथ रिसोर्सेज खर्च किए होंगे। डू हेवंस के विलर ने मुझे अनेकों हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स दिए। इसने यूज अनंत स्टार पाथ रिसोर्सेज भी दिए। इसने यूज स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन बनाने और यहां तक कि इतने सारे स्टार बीस्ट्स पालने की अनुमति दी। फैंग युआन ने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की संपत्ति के बारे में अनुमान लगाया। सच्चाई ये थी, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने इतने सारे स्टार बीस्ट्स पालने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च की थी। उसने न सिर्फ 2 हेवंस के विलय से हुए फायदे का इस्तेमाल किया, बल्कि हेवनली कोर्ट के भंडार से स्टार पाथ रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल किया। पास आते हुए स्टार बीस्ट्स को देखकर फैंग युआन ने 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट ची को बनाए रखते हुए स्वॉर्ड टंग ड्रैगन सोल किलर मूव एक्टिवेट किया। अनेकों ड्रैगन सोल्स उड़े और हवा में स्वॉर्ड की फैल गई, लेकिन वो अब भी अनंत स्टार बीस्ट्स का मुकाबला नहीं कर सके।
ज्यादा से ज्यादा वो कुछ स्टार बीस्ट ग्रुप्स के हमले को देर कर सके। इन स्टार बीस्ट के घायल होने के बाद आसपास के सितारों के टुकड़ों ने उनके घावों को भर दिया और उन्हें तेजी से ठीक कर दिया। अगर वो बुरी तरह घायल हो जाते तो वो मर जाते और सितारों के टुकड़ों में टूट जाते। एक बार जब सितारों के टुकड़े एक इलाके में एक निश्चित स्टार तक पहुंच जाते तो वो आसानी से स्टार पाथ डाउ मार्क्स बना लेते। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के 3 मूव्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगर एक कमजोर होता तो दूसरे को फायदा होता। वो आपस में जुड़े हुए थे और फैंग युआन की स्थिति को और भी कठिन बना रहे थे। लगता है ये स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का एक और कॉम्बैट सिस्टम है। फैंग युआन ने कुछ महसूस किया। उसके विचार बिजली की तरह दौड़े। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के साथ ये लड़ाई क्रेज डेमन केव की लड़ाई या रैंक 9 लाइट गू पर मुकबल से अलग थी। क्रेज डेमन केव की लड़ाई प्राइमोडियल डोमेन और क्रेज डेमन फॉर्मेशन पर कब्जा करने के लिए थी। उसमें स्ट्रैटेजीज और स्थिति का फायदा उठाने को प्राथमिकता दी गई थी। उसमें जानकारी, लोगों के समर्थन और उनकी अपनी अपनी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित था। रैंक 9 लाइट गू पर मुकाबला एक पीछा करने वाली लड़ाई थी जिसमें गाती, पहल, हमला और बचाव पर ध्यान केंद्रित था। इस बार फैंग युआन हेवन पाथ ड्रीम रेल्म्स पर कब्जा करना चाहता था। इसकी शर्त यह थी कि इस बैटलफील्ड पर नियंत्रण हासिल किया जाए और इलाकाई फायदा उठाया जाए। महान दिमाग एक जैसे सोचते थे। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का भी यही विचार था। चाहे वो फैंग युआन का 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट ची हो या स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का रहस्यमय बैटलफील्ड, दोनों इसी उद्देश्य के लिए थे। लड़ाई की शुरुआत से ही स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने सीधे अपने नए कॉम्बैट सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिससे फैंग युआन के 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट ची और दूसरे मेथड्स की प्रभावशीलता कम हो गई। दूसरी तरफ फैंग युआन निर्णायक था। उसने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है और तुरंत सभी ऑफेंसिव मेथड्स रोक दिए, सिर्फ अपना बचाव किया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने यह देखा और अपनी आस्तीन लहराई, सभी स्टार बीस्ट्स को आगे बढ़ा दिया। फैंग युआन सिर्फ बच सकता था जबकि वो अपना किलर मूव तैयार कर रहा था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की एंड सितारों की रोशनी से चमक उठी जब उसने अचानक एक लालते जैसा सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ निकला। मेंटल डोमेन। उसने मेंटल डोमेन को फैंग युआन की दिशा में हल्का सा झुलाया। तुरंत अनेकों भावनाओं ने फैंग युआन के मन और शरीर पर हमला कर दिया। लेकिन फैंग युआन पहले से ही तैयार था। उसने कई डिफेंसिव किलर मूव्स एक्टिवेट किए, जिनमें से एक किलर मूव था काम एंड स्टेडी। यह मूव क्रेज डेमन केव में पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका था, अब इसे मॉडिफाई भी किया गया था। इसने फैंग युआन की भावनाओं को तेजी से दबाया और खत्म कर दिया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल यूज परेशान करने में सफल नहीं हुई, जबकि फैंग युआन ने अपने पैर जमा लिए क्योंकि उसकी तैयारी सफल हो गई थी। उसने अपना मुंह हल्का सा खोला, हल्का धुआं उसके मुंह और कानों से निकलने लगा। गुलाबी धुआं फैंग युआन के सिर के ऊपर इकट्ठा हुआ और डांगहू माउंटेन की एक छोटी सी छवि में बदल गया। अगले हाईपैल किलर मूव एक्टिवेट हुआ जब मिनी डांगहे माउंटेन तेजी से हिला। डिंग डिंग डिंग। क्रिस्टल के टकराने की आवाजें बैटलफील्ड में गूंज उठी और जल्द ही आवाज कान फाड़ने वाली हो गई। गुलाबी साउंड वेव्स नंगी गिर से दिखाई दे रही थी। जहां भी वो गई, स्टार बीस्ट दर्द से चिल्लाए, जगह पर जम गए और फिर टूटकर बिखर गए। स्टार बीस्ट से भरा हुआ बैटलफील्ड तुरंत खाली हो गया। यहां तक कि मजबूत स्टार बीस्ट लीडर्स भी विरोध नहीं कर सके और गुलाबी साउंड वेव्स के बीच ढह गए। सिर्फ यही नहीं, अनेकों सितारों के टुकड़े भी विघटित हो गए और गायब हो गए। आसपास के स्टार पाथ डाउ मार्क्स एक के बाद एक टूटे और गुलाबी साउंड वेव्स में डूब गए। इमॉर्टल किलर मूव, शॉकिंग डिपार्चर ऑफ ईयर ड्रीम वेव एंड डांगहे साउंड। एक हाई मूव ने पूरे बैटलफील्ड को साफ कर दिया और स्थिति को आसानी से बदल दिया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हैरान रह गई, उसका चेहरा बदल गया। चैप्टर एंड।